और दोस्तों YouTube चैनल लखनवाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों की सीरीज में आज हम बहुत ही खास वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने आप व्याकरण शिक्षण का वीडियो देख सकते हो, नाटक शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है और अनुवाद शिक्षण है। इन सभी की वीडियो आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने सरल तरीका से, व्यवहारिक तरीका से और बहुत ही एक व्यवहारिक उदाहरणों की सहायता से हमने आपको उसमें एक एक विधि को अच्छे से समझाया है। आप जाकर के देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और सिद्धांतों की आपको हम बहुत ही सरल तरीका से उसकी हम व्याख्या आपको बता देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण की सफलता के लिए विद्यार्थियों की रुचियों एवं उनकी योग्यताओं को ध्यान में रख करके योजना हमें बनानी पड़ती है, किंतु ऐसा करने में जिस विषय को पढ़ाना है उसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। चाहे वो विषय आपका हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है और हिंदी के अलावा और कोई भी विषय, अन्य विषय जो भी है, वो उसकी विषय से संबंधित जो विशिष्टताएं हैं उनका हमें ध्यान रखना वहाँ पर बहुत जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्कृत भाषा शिक्षण के कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षण के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पर हम बच्चों को शिक्षण करवाते हैं। तो कौन से हैं ऐसे सिद्धांत, उन्हीं की हम आज बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, हमारे चैनल लखनवाली में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक सिद्धांत है हमारा बहुत ही सरल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बहुत ही सिंपल है, इसमें स्पष्ट है कि स्थूल से हमें सूक्ष्म की तरफ बढ़ना चाहिए। यानी मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम शिक्षण कार्य के दौरान हमें पहले जो स्थूल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी चित्र हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में फिर हम बच्चों को सूक्ष्म जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम उनको बताते हैं। सूक्ष्म जैसे कि कोई भाव हैं, ठीक है ना, उनको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्थूल चीज़ों को हम बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद में हम उनको सूक्ष्म चीज़ जो है उसको हम बताते हैं। या फिर आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, हिंदी संस्कृत कोई भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम विशेषकर संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि संस्कृत की हम विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में जैसे कोई भी आपने टॉपिक पढ़ाया तो उसमें सबसे पहले जो उसका स्थूल विषय है, जो उसकी मोटा मोटी जो उसकी विषय वस्तु है उसको हम सबसे पहले बच्चों को समझा देते हैं। उसके बाद में उसकी जो सूक्ष्म, जो उसकी गहनतम, उसके भाव है ना, जो उसमें आपका जो विषय वस्तु में आते हैं सारी ये उसकी सूक्ष्म प्रकरण या विषय वस्तु होती है। तो ये सब हम उसको बाद में बताते हैं। तो ये है हमारा शिक्षण सूत्र। कई बार हमारा प्रश्न आ जाता है इसमें कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, ये हमारा शिक्षण सूत्र है। तो इसी क्रम में अपने को याद रखना है। अगला है हमारा सरल से कठिन की ओर, यानी सरलात् कठिनम प्रति। स्पष्ट है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब सीधा सा ये है कि सबसे पहले हम अपने शिक्षण कार्य में सबसे पहले जो सरल चीज होती है, जो सरल विषय वस्तु है, जो टॉपिक सरल है, उसको हमें बच्चों को बताना होता है। उसके बाद में हम कठिन जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो विषय वस्तु है, उधर हम चलते हैं। इससे होगा क्या? बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये मनोवैज्ञानिक एक हमारा तरीका है, क्योंकि मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बच्चों को सबसे पहले सरल चीज़ सिखाई जाए, उसके बाद में कठिन चीज़ सिखाई जाए। क्योंकि जब बच्चे को हम सरल चीज़ सिखाएंगे तो उसके मस्तिष्क में एक अलग विचारधारा, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसकी जो व्यवहारिकता है या फिर उसकी जो मानसिकता है वो सकारात्मक होती है, और जो कि उसको हर कठिन काम करने के लिए उसको तत्पर कर देती है, उसको अंदर से अभिप्रेरित कर देती है, उसको तत्पर या तैयार, उसमें रुचि जागृत कर देती है। उसके बाद में आप सरल चीज़ बताएंगे, उसके बाद में आप कोई भी कठिन टॉपिक भी बताएंगे तो बच्चे उसको भी ग्रहण कर लेंगे। तो ये हमारा शिक्षण का सिद्धांत है, सरलात् कठिनम प्रति। ठीक है, तो ऐसे आपका ये सरल से कठिन की ओर हमारा शिक्षण सिद्धांत हो जाता है। अगला है बच्चों
मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी मनोवैज्ञानिकात तार्किकम प्रति, यानी मनोवैज्ञानिक तरीका से हम तार्किक की ओर जाएंगे। तो इसका सीधा सा आपको हम एक ऐसे उदाहरण समझा देते हैं कि रुचि वाला टॉपिक हम सबसे पहले लेंगे, यानी बच्चों की हम पहले रुचि को देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षण में आपको मनोविज्ञान का विषय का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम बच्चों की मनोविज्ञान को पढ़ पाएंगे, उनकी मनोदशा को हम समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम ये पता लगा पाएंगे कि बच्चे किस विषय में, किस प्रकरण में, किस टॉपिक में रुचि उनकी ज़्यादा रहती है, उस टॉपिक को आप पहले बताएंगे, उसके बाद में दूसरे टॉपिक हम क्रमशः लेते हैं। तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर है, यानी फिर हम उसको तार्किक विषय ले लेंगे। उसमें पहले हम मनोवैज्ञानिक जैसे कि उनका रुचि का जो विषय टॉपिक है उसको पहले लेकर के फिर तार्किक वाले विषय हैं जो हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कठिनता जिसमें थोड़ी बढ़ती जाए, इस प्रकार का हमारा टॉपिक हो सकता है। इस प्रकार हम इसमें ये कार्य करते हैं। अगला है हमारा सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्पष्ट है, इसमें सबसे पहले इसमें होता क्या है, जो ज्ञात चीज है, ठीक है, यानी कि बच्चों के मनोदशा के हिसाब से, बच्चों के अनुसार जो चीज उनको ज्ञात है, तो सबसे पहले हम ज्ञात चीज उनको बताएंगे। ठीक है, यानी ज्ञात चीज जो उनको पहले से आती है या जिसके विषय में वो जानकारी रखते हैं, जिसके विषय में वो ज्ञान रखते हैं, उसको हम पहले बच्चों से जोड़ेंगे, उसको पहले हम शिक्षण करवाएंगे। उसके बाद में उस विषय को हम लेते हैं जो बच्चों से अज्ञात है, जो बच्चों के लिए अज्ञात चीज है, जिसके बारे में ज्ञात नहीं है कुछ भी उनको, उसको हम बताते हैं उनको। तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इससे होता यह है कि बच्चे उस विषय वस्तु से, उस प्रकरण से, आपके टॉपिक से जुड़े रहते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं और बराबर वो ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा सिद्धांत है बच्चों प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण जो हमारा सिद्धांत है ये कहता है कि प्राकृतिक वातावरण में ही शिक्षा प्रदान की जाए, यही प्रकृति है हमारी, यानी प्रकृति के अनुसार। तो मतलब सीधा सा हो गया कि प्राकृतिक वातावरण के अंदर उनको हम शिक्षा प्रदान करें। बात समझ गए आप? यानी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा वातावरण जो बच्चों के अनुकूल नहीं हो, यानी प्रकृति के हिसाब से हो और बच्चों के अनुकूल वातावरण क्रिएट होना चाहिए। चाहे कोई भी विद्यालय है, कोई भी संस्था है, वो यदि उसके अंदर अनुकूल वातावरण नहीं है तो हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कदापि नहीं कर सकते बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति का अनुसरण आवश्यक है। अगला हमारा सिद्धांत है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। तो मतलब ये हो गया कि विश्लेषण से हमें संश्लेषण की ओर जाना है। मतलब सबसे पहले हमें विश्लेषण करना है किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्रकरण है आपका, कोई भी शब्द आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण में आपको समझना है कि अलग अलग जो टुकड़े हैं, ठीक है ना, अलग अलग टुकड़ों में किसी चीज को हम बताते हैं और फिर हम उसके बाद में करेंगे उसका संश्लेषण, यानी संश्लेषण में उसको हम पुनः जोड़ देते हैं। इस प्रकार की हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो विश्लेषण पहले, उसके बाद में संश्लेषण बाद में होता है। तो विषय वस्तु को अलग अलग टुकड़ों में उसको विभक्त करके बच्चों को बताया जाता है, उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। उसके बाद में इसका विपरीत कार्य होता है, यानी कि जो हमने टुकड़े अलग अलग अंशों में विभक्त किया है उसी को हम समेटते हैं पुनः। तो उसका मतलब हम उसको संश्लेषित करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारा शिक्षण सिद्धांत हो जाता है। अगला इसके बाद में हमारा एक सिद्धांत आता है विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो इसका मतलब हो गया कि पहले जो विशेष कोई भी बात है उसको हम पहले बच्चों को बताते हैं, उसके बाद में जो सामान्य है उसको हम बताते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि विशेष से यहां मतलब आपका उदाहरण से है, यानी सबसे पहले हम उनको बच्चों को उदाहरण समझाएंगे, उदाहरण के माध्यम से फिर हम आगे जाएंगे नियम पर। तो नियम का मतलब यहां पर आप समझ लेंगे, नियम का मतलब सामान्य, ठीक है, और विशेष का मतलब उदाहरण से आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे करके विशेष बात आप उनको बताएंगे, यानी कि कोई विशेष उदाहरण के माध्यम से उनको हम शिक्षण स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में हम एक सामान्य नियम की ओर चलते हैं,
ये हमारा विशेष से सामान्यम प्रति, ये हमारा एक सिद्धांत है। इससे क्या होता है, यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे आपसे अच्छे से सीखेंगे और उनको अच्छे से उनको अधिगम होगा और अच्छे से ग्रहण करेंगे। व्यवहारगत परिवर्तन जो हम अपेक्षित समझते हैं वो सब उनके अंदर हो जाएगा। इसके बाद में एक अगला आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता या सिद्धांत, तो स्वाभाविकता का सिद्धांत जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है ये आप इसको समझेंगे। स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है कि स्वाभाविकता से जोड़ करके हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएं। तो स्वाभाविकता से जोड़ करके मतलब नेचुरल तरीका से, यानी कि पहले जैसे कि मान लो उनको हिंदी में बताएं फिर उसको संस्कृत में बताएं, ये हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे मान लो आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पहले हम हिंदी में एक स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये स्वाभाविकतया सभी छात्र हिंदी जानते ही हैं, या फिर जो भी उनकी कोई भी मातृभाषा है या कोई वहाँ की बोली है क्षेत्रीय है, उसके हिसाब से फिर हम उस विषय पर चलते हैं। तो ये स्वाभाविकता से हम उनको सिखा सकते हैं। इसके बाद में अगला एक हमारा सिद्धांत आता है स्वयं शोधन का सिद्धांत। स्वयं शोधन का सिद्धांत। अब यहाँ पर शोधन का मतलब है बच्चों खोजना, अन्वेषण करना। तो मतलब सीधा सा ये हो गया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, उनको अवसर दिए जाएं, जिससे कि वो स्वयं से अपने आप कुछ शोध कर सके, कुछ खोज सके, कुछ अन्वेषण कर सके। तो ये सिद्धांत सिंपल सा है, स्वयं शोधन का सिद्धांत, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अवसर प्रदान करेंगे। अगला एक सिद्धांत है इसमें अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का अवसर बच्चों को उपलब्ध करवाया जाए, इसका मतलब ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तो क्या, हम पूरे जीवन में हम सब यदि हम देखें अपने आप को, अपने आप का मूल्यांकन करें, तो हम देखते हैं कि हम भी आज भी अनुकरण ही करते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार का अनुकरण हो सकता है, लेकिन हम अनुकरण करते ही हैं। तो अनुकरण का सिद्धांत यही कहता है कि अनुकरण के अवसर बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएं। अब अनुकरण बच्चे हमारा कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। इसीलिए हमें एक बहुत ही मर्यादित और एक सही ढंग से हमें व्यवहार करना होता है, और अनुकरण के माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं। इसके बाद में एक सिद्धांत होता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत आप समझ रहे होंगे कि हम जानते हैं कि हर बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। जहाँ तक कि जुड़वा बालक भी समान नहीं पाए जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे उनका व्यवहार के हिसाब से, चाहे उनके बनावट देखने में, या उनकी सोच के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर, रुचि के आधार पर, कहीं ना कहीं अंतर उनमें जरूर देखने को मिलता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कि व्यक्तिगत रूप से बालक भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए उनको हम अलग अलग प्रकार से ही शिक्षण की व्यवस्था करें। तो ये हमारा एक सिद्धांत है। शिक्षण के अंदर इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में एक सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों की हमें उसमें रुचि देखनी होती है। दोस्तों, बच्चों की रुचि को आप पहचान करके शिक्षण कार्य करवाएं। तो सिंपल सा है, जो शिक्षक होगा वो बच्चों की मनोदशा को पढ़ लेता है, उनको समझ जाता है, उनके व्यवहार को देख करके, उनकी रुचि का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपना जो विषय है, उस प्रकरण टॉपिक जो है, उसको हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अगला एक सिद्धांत है अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे कोई भी आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं किसी भी विषय का, उसमें उचित अनुपात और क्रम में ही उसको करवाएं। यानी कि हर विषय वस्तु का, हर प्रकरण या हर टॉपिक का एक उचित अनुपात हो और एक निश्चित क्रम हो, उसी रूप में बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, कोई भी विषय आपका हो सकता है, तो उसका एक अनुपात होना चाहिए फिक्स कि इतने प्रतिशत या इसका इतना अनुपात होगा। उसके बाद में आप उसको एक क्रम से भी पढ़ाएं। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीका से यदि हम पढ़ाते हैं तो निश्चित उसमें क्रियाशीलता रहती है बच्चों की, और उनमें रुचि बच्चों में रहती है, और उनकी ग्रहणशीलता बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। अगला सिद्धांत आता है इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत।
क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब है बच्चों कि शिक्षण में छात्रों में रुचि के साथ साथ में वो क्रियाशील है या नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। यानी आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, शिक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन शिक्षण कार्य में बच्चे कितना क्रियाशील हैं, कितने एक्टिव हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि अपने शिक्षण के साथ में बच्चे क्रियाशील हों, तो शिक्षण में छात्र रुचि के साथ में क्रियाशील रहें, यानी कि वो उसमें आपसे हमेशा जुड़े रहें, उस प्रकरण से जुड़े रहें, टॉपिक से जुड़े रहें। ये क्रियाशीलता है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा शिक्षण प्रभावशाली हो, अच्छी शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे से बच्चों के अनुसार उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, ठीक है, हम उनके स्तर के हिसाब से उनको हम यदि शिक्षण करवाते हैं तो निश्चित रूप से ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं उनके अंदर चीजें। तो इसका मतलब वो क्रियाशील रह सकते हैं। अगला सिद्धांत आता है एक प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयत्न का सिद्धांत बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है बच्चों। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बार बार प्रयत्न करना चाहिए, यानी बार बार कोशिश करने से हर बालक सीख सकता है। जैसा कि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो जैसे कि आप थॉर्नडाइक का इसमें साइकोलॉजी में एक सिद्धांत चलता है, तो वो भी यही कहते हैं कि बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, बार बार प्रयास करने से, बार बार कोशिश करने से, बार बार कोशिश करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। लेकिन हमें उसमें लगातार कोशिश करते रहनी होगी, उसमें हम लगातार निरंतरता बनाए रखनी होगी, तब जाके ये सब संभव हो पाता है। अब इसके बाद में हमारा अगला एक सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चों। अभिप्रेरणा का सिद्धांत का मतलब सीधा सा ये हुआ कि बच्चों के अंदर एक आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत हो और बच्चों में हम एक प्रेरणा जागृत कर सकें, एक प्रेरणा के साथ में हम उनको शिक्षण कार्य करवाएं। तो बच्चों के अंदर जितने बच्चे मोटिवेट होंगे, जितने अभिप्रेरित होंगे अपने आप से, तो निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षण है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। इसके बाद में एक सिद्धांत हमारा है स्वतंत्रता का सिद्धांत है बच्चों। स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि बालकों को स्वतंत्र अवसर देवें। कई बार बालक क्या होता है, डर की वजह से इतना उनको डरा दिया जाता है, बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन की वजह से वो उनकी जो स्वतंत्रता है वो दब जाती है, और उनकी जो अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर कुछ अंदर जो करने की इच्छाएं हैं, वो उनका दमन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, तो हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि बालकों को स्वतंत्र अवसर प्रदान करें। तो यही आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत है। इसके बाद में अगला हमारा सिद्धांत आता है मौखिक कार्य का सिद्धांत। तो मौखिक कार्य का सिद्धांत का मतलब सीधा सा ये हो गया कि पहले मौखिक कार्य पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले बच्चों पर हम देंगे, मौखिक कार्य पर बल देंगे। तो मौखिक कार्य यदि बहुत अच्छा हो जाता है तो बाकी जितने भी आगे के कार्य हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो मौखिक कार्य पर हम ज़्यादा से ज़्यादा विशेष रूप से बल उन पर देते हैं और देना चाहिए, तभी हमारा जो प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है। अगला है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत का मतलब है दोस्तों कि बालक को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करवाया जाए। अब बालक को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करवाए जाने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि बालक को अपने को समझना है, बालक के स्तर के हिसाब से, बालक के व्यवहार के हिसाब से, बालक का आईक्यू लेवल क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि है, या किस प्रकार का बालक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें बाल केंद्रितता का सिद्धांत का पालन करना होगा। यानी बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य अपना करवाया जाए। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से बहुत ही एक मतलब पांडित्य की भाषा में और बहुत ही उच्च लेवल के हिसाब से, बहुत उच्च बच्चों के मतलब स्तर से काफ़ी ऊपर से आप उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा शिक्षण बिल्कुल खराब है। ये अपने को समझना है। इसके बाद में एक सिद्धांत आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत वही है, पुनः आवृत्ति की जाए, बार बार आवृत्ति की जाए, बार बार आवृत्ति की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी प्रकरण की, किसी भी विषय की आवृत्ति करते हैं, बार बार आवृत्ति करते हैं तो वो सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमने सिद्धांत बताए हैं। तो ये संस्कृत भाषा के कुछ सिद्धांत थे जो कि हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाते हैं और बहुत ही आसान और सरल बना देते हैं। तो
इसके पहले जो वीडियो हैं उनको भी आप देखेंगे, और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा शिक्षण विधियों के अंदर ही अगला वीडियो हम लेकर बहुत ही जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो इसमें आपको हमने समझाया किस प्रकार से एक एक हमारा जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या आपको पूरी हमने की है। इसमें से दोस्तों किसी भी प्रकार से आपका सवाल बन सकता है। तो एक मोस्टली जो सवाल है इसमें कई बार आ चुका है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत सही नहीं है। तो कौन सा शिक्षण का सिद्धांत सही नहीं है, इसका मतलब है इसको हम किसी भी सिद्धांत को उल्टा करके फिर आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि दे दिया जाए कठिनात सरलम प्रति, तो ये सही है या गलत, तो अपने को पता ये सही नहीं है, गलत है। सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, ये भी गलत है। तो ऐसे अपने को क्रम इनका सही ढंग से याद रखना है कि सही क्रम इसका क्या होगा शिक्षण का, ठीक है। और इसमें से इसके जो विषय वस्तु है जो अभी व्याख्या के साथ में हमने बताई उसमें से भी प्रश्न किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये है कि यदि आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आपका प्रश्न कभी गलत होगा नहीं इसमें से। तो आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। और कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी किसी प्रकार का आपका प्रश्न है, कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम आपको पूरी वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपको पूरा यहाँ पर मैटर जो है उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।